अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है वो हम गायनी एंड ऑफ का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं पेल्विक फ्लोर मसल से। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो हमारे डायनामिक प्लेटफॉर्म होता है जो कि आउटलेट ऑफ द पेल्विस को सपोर्ट कर रहा होता है और एब्डोमेन और पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मसल्स, फेशिया एंड लिगामेंट्स। ठीक है, मज़ीद अगर हम बात करें कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की कि वो एक बोनी शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो ट्रंक को भी सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स भी जो हैं वो हमारे पेल्विक एरिया में लाया करते हैं। उसके अलावा जो है वो बॉडी वेट ट्रांसफ़र करने में भी पेल्विस हमारे जो है वो हेल्प कर रहा होता है, पेल्विस के मसल्स जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। वॉकिंग में जो है वो सारा का सारा बॉडी वेट ट्रांसफ़र हो रहा होता है लोअर लिम्स में। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिटिंग, तो सिटिंग में सारा का सारा वेट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है इशियल टू प्रोस्टेट में। पेल्विक फ्लोर के कंटेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो पेल्विक फ्लोर का कंटेंट जो होता है, सबसे पहले पेल्विक विस्टार्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पेल्विक विस्टार्स होते हैं। ब्लैडर, रेक्टम होता है, जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं और टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ये जो है वो ट्रू पेल्विस में लाई करते हैं। जो ट्रू पेल्विस की कैविटी होती है उसके अंदर ये सारे विस्टार्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ़ मसल्स जो हैं वो हमारे हेल्प कर रहे होते हैं पेल्विस की वॉल क्रिएट करने में, जिसमें हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस है और हमारे पास जो है वो पेरिफॉर्मिस है जो कि लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस फ्लोर जो है वो सेटल कर रहा होता है, बना रहा होता है। और बाद में लेटर ऑन जाके पेरिफॉर्मिस मसल जो है वो पोस्टीरियर वॉल फॉर्म कर रहा होता है। तो जो मसल्स हैं जो वॉल बना रहे होते हैं इंफीरियर लाइनिंग, जिनको हम बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं, जो इंफीरियरली लाई करते हैं पेल्विक के, उनको हम जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं और उससे हम जो है वो पेल्विक फ्लोर डायफ्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो मज़ीद पेल्विक फ्लोर के स्ट्रक्चर की बात करें तो पेल्विक फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है वो फनल शेप का होता है। देखिए ये हमारे पास फनल शेप मसल होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच हुआ हुआ होता है लेसर पेल्विस कैविटी के साथ। ये हमारे पास लेसर पेल्विक कैविटी है, इसके साथ ट्रू पेल्विस की अटैचमेंट होती है पेल्विक फ्लोर स्ट्रक्चर्स की। और जो है पेल्विक कैविटी को ये सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम इंफीरियर पेरिनियम। ये हमारा पेरिनियम का एरिया है, ये हमारा पेल्विक का एरिया है। तो ये जो हमारे पास फनल शेप स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इंफीरियर पेरिनियम को सेपरेट कर रहा होता है पेल्विक कैविटी या पेल्विक ऑर्गन से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, अगर हम बात करें यूरिनेशन और डेफिकेशन जो है अलाउ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 होल्स होते हैं जिनको हम यूरोजेनाइटल हाइटस कहते हैं और रेक्टल हाइटस कहते हैं। तो यूरोजेनाइटल हाइटस की बात करें तो ये पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर यूरेथ्रा, वजाइना इन फीमेल्स जिसको कह रहे होते हैं, और पेनिस इन मेल्स जिसे कह रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है यूरोजेनाइटल हाइटस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है रेक्टल हाइटस की बात करें तो रेक्टल हाइटस जो है वो पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर एनल कैनाल डेफिकेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पेरिनियल बॉडी की। बिटवीन द यूरोजेनाइटल हाइटस और रेक्टल हाइटस हमारे पास एक ब्रॉड शीट होती है, लिगामेंट होता है जो कि सेपरेट कर रहा होता है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और रेक्टल ट्राइंगल दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, जिसको हम सेंट्रल टेंडम ऑफ पेरिनियम या पेरिनियल बॉडी भी कह रहे होते हैं। उसकी अगर हम मज़ीद जो है वो पेरिनियल बॉडी को हम देखें तो ये पिरामिडल मस्कुलर फाइबर जो है वो मास होता है जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जंक्शन में मौजूद होता है। पेल्विक फ्लोर का जो है वो हम फंक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो पेल्विक फ्लोर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है करेक्ट फंक्शंस ऑफ पेल्विस और एब्डोमिनल विस्टा के जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है ताकि वो करेक्ट फंक्शन कर सके। सपोर्ट कर रहा होता है एब्डोमिनल पेल्विक विसरास को, जिसमें एब्डोमिनल पेल्विक विसरास की बात कर लें तो ब्लैडर आता है, इंटेस्टाइन आता है, यूटेरस आता है। किस तरह से इनको सपोर्ट करता है? थ्रू देयर टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, अब जब आप कफ करते हो या कोई बॉडी वेट लिफ्ट करते हो तो इंट्रा पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे हम इंट्रा पेल्विक प्रेशर या एब्डोमिनल प्रेशर कहते हैं। तो जो हमारा पेल्विक फ्लोर मसल्स है उस प्रेशर को डेवलप करने में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फीकल अनकॉन्टिनेंस, तो ये जो है मसल फाइबर्स जो है वो स्फिंक्टर्स का एक्शन भी परफॉर्म करते हैं रेक्टम और यूरेथ्रा में। तो स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो ओपनिंग होती है, मसल फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो डेफिकेशन या यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है और यूजुअली जो है नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं ताकि किसी भी तरह का लीकेज या इनकॉन्टिनेंस ना हो। तो अगर जो है ये मसल्स वीक हो जाएं, जैसे कि हमारे स्फिंक्टर मसल या पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, और अगर पेरिनियल रीजन के मसल जो हैं वो वीक हो जाएं तो वहाँ पर फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है। उसके बाद हम जो है वो बेसिक उस पर आ जाते हैं स्ट्रक्चर जो हमारी बुक में मेंशन किए हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर लिवेटर आनी मसल की। तो लिवेटर आनी मसल जो है वो एक ब्रॉड शीट ऑफ मसल्स होती हैं जिसकी सप्लाई जो है वो पोडेंडल नर्व होती है। S2
से लेकर S3, 4, S4 तक 3 रूट्स इसके हमारे पास होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती है लिवेटर आर्नी मसल्स को। अब लिवेटर आर्नी मसल जो है वो फर्दर कंपोज हुआ होता है 3 सेपरेट पेयर्ड मसल्स के साथ, जिसको हम कह रहे होते हैं प्यूबोकोकेजीनियस मसल, इलियोकोकेजीनियस मसल और हमारे पास है पिवोरेक्टलिस मसल। ठीक है, 3 सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द मसल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ इस तरफ ये रहे प्यूबोरेक्टलिस मसल, प्यूबोकोकेजीनियस मसल और आगे चल के हमारे पास है इलियोकोकेजीनियस मसल। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया। उसके बाद हम प्यूबोकोकेजीनियस और प्यूबोरेक्टलिस की बात करें तो दीज मसल्स आर मोर प्रोन टू बी इंजर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मोस्ट मीडियली सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं कि ये जो है वो डैमेज हो जाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बुक में भी ऑब्टरेटर इंटरनस और पिरिफॉर्मिस मसल जो है वो मेंशन हुए हुए हैं, जिनको हम पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्टरेटर इंटरनस और पिरिफॉर्मिस जो है वो साइड वॉल्स बनाते हैं और लेटर ऑन जाके पिरिफॉर्मिस मसल जो है वो पोस्टीरियर बाउंड्री भी बना रहा होता है। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम डिटेल्स पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है गायनी इन ऑप्स में वो रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बुक में मेंशन हुआ है कि ये फर्दर सब डिवाइडेड हैं 3 मसल्स में, वो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और फिर जो है वो प्यूबोकोकेजीनियस और प्यूबोरेक्टलिस के भी मीडियल साइड पर जो है वो हमारे पास मिड लाइन में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिवेटर आर्नी मसल की कि लिवेटर आर्नी मसल जो है ये जो तीनों मसल्स हैं लिवेटर आर्नी के, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं फेटल के हेड को, फेटल जो बेबी का हेड होता है ड्यूरिंग सर्विक्स डायलेशन इन चाइल्ड बर्थ। अब लिवेटर आर्नी मसल्स जो है वो सप्लाइड बाय पोडेंटल नर्व, तो इसलिए जो है इसके हाई रिस्क ऑफ डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट मीडियली सिचुएटेड मसल्स हैं, तो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर जो है वो मसल ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो या किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में, तो ये जो है नर्व है या तो नर्व डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या उसके अलावा जो है ये 2 मसल्स हैं हमारे प्यूबोकोकेजीनियस और प्यूबोरेक्टलिस, ये 2 जो हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास नर्व रूट भी मेंशन की गई है पोडेंटल नर्व की S2 से लेकर S4 तक, लेकिन रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग रिसर्चेस जो की गई थी फ्रेश फ्रोजन वुमेंस पर, फीमेल कैडेवर्स पर, सजेस्ट करता है कि लिवेटर आर्नी मसल्स जो हैं वो इनोवेटेड नहीं होते पोडेंटल नर्व से, लेकिन रादर देन उनकी जो इनोवेशन आ रही होती है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सैक्रल नर्व रूट, जिसे हम S3 से S5 तक काउंट करते हैं। सैक्रल नर्व रूट इनको सप्लाई करती हैं, ना कि पोडेंटल नर्व। किसी भी तरह का डैमेज अगर इन मसल्स में हो जाता है या पेल्विक फ्लोर के मसल्स में हो जाता है तो हमारे पास जो है वो कुछ क्लिनिकल डेवलपमेंट्स मिलती हैं, कुछ डिसफंक्शंस मिलते हैं, जिसपे हमारे पास कॉमन है यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड रेक्टल इनकॉन्टिनेंस, या फिर हमारे पास जो है वो प्रोलैप्स हो जाएंगे पेल्विक विस्टास के, जिसमें ब्लैडर और वजाइना आ जाता है। ठीक है, क्यों प्रोलैप्स हो जाता है? क्योंकि इनकी जो मसल फाइबर्स की टोन है वो पुअर टोन हो जाती है। इसके अलावा जो है वो प्रोलैप्स वजाइना का इसलिए भी होता है कि पेरिनियल बॉडी या जो हमारा सेंट्रल टेंडन ऑफ पेरिनियम था वो डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रोलैप्स जो है पेल्विक ऑर्गन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ़ रिस्क फैक्टर्स और भी हैं जो हमारे पास जो है वो प्रोलैप्स के चांसेस बनते हैं, जैसे एज हो गई, नंबर ऑफ़ वजाइनल डिलीवरीज हो गए, या फैमिली हिस्ट्री हो गई पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की, या वेट फीमेल का खुद का वेट है या बेबी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर जो है वो हेड को जो है या बेबी को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी वीकनेस हो जाती है, टोन जो है वो अल्टर हो जाती है। उसके अलावा क्रोनिक कफिंग, किसी भी लंग डिसऑर्डर की वजह से क्रोनिक कफ होने लग जाता है, क्रोनिक कफ होता है तो इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्रा पेल्विक जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है प्रोलैप्स होने के चांसेस पेल्विक कंटेंट का बहुत ज़्यादा होता है। पेल्विक फ्लोर जो है वो रिपेयर किया जा सकता है सर्जिकली। हाउएवर अ वे टू जनरेट स्ट्रेंथन द मसल इज़ टू कैरी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवा के हम तो इनकी स्ट्रेंथ को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज आती हैं कीगल एक्सरसाइजेस। देन हमारे पास है पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटलिया है ईदर साइड ऑफ द एंट्री ऑफ वजाइना इंट्रोइटस आर बार्थलेंस ग्लैंड। बार्थलेंस ग्लैंड की अगर हम बात करें, एक और हमारे पास ग्लैंड होता है बार्थलेंस ग्लैंड है, और हमारे पास जो है स्किनीज ग्लैंड है। ठीक है, ये दोनों ग्लैंड जो है ये सेक्सुअल अराउजल जो है वो इन्हांस करवा देते हैं, लुब्रिकेट कर होते हैं वजाइना में, ताकि जो है वहाँ पर किसी भी तरह की मूवमेंट को इन्हांस कर सकें। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेटेड मैंने सेक्सुअल अराइजल में म्यूकोइड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो नॉर्मली है वो पी साइज़ के होते हैं। ठीक है, द स्किन स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिनियम आर सप्लाइड बाय द पोडेंटल नर्व
H2H4, ठीक है। ये H2H4 स्किन को सप्लाई जो करती है नर्व रूट, ये वो है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास 2 हाइट्स यहाँ पर भी मेंशन हुए हुए हैं, 2 ट्राइंगल हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास यूरोजेनाइटल ट्राइंगल है, दूसरा हमारे पास है एनल ट्राइंगल। यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में हमारे पास स्क्रूटम या पेनिस होती हैं इन मेल्स में, और एक्सटर्नल फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं इन फीमेल्स में। उसके अलावा एनल ट्राइंगल में हमारे पास एनल कनाल होता है। देन हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स जो है एंटीरियर और लेटरल वॉल जो है वो फॉर्म होती है एब्डोमिनलिस मसल से, ठीक है। एंटीरियर एंड लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय एब्डोमिनलिस मसल। और जो हमारे रेक्टस मसल होते हैं एब्डोमेन पर, वो सप्लाई हुए होते हैं लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रीज जो है वो उसको सप्लाई कर देते हैं रेक्टस मसल को। देन हमारे पास है ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स मसल्स जो है वो इनोवेटेड होते हैं लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स, और 6 थोरेसिक नर्व सप्लाई करती हैं। उसके अलावा जो है 2 और नर्व्स हैं जिसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स को। देन हमारे पास ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। फीमेल ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ फैट्स एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज ओवरलाइंग पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। फीमेल का जो ब्रेस्ट है वो कंसिस्ट होता है स्वीट ग्लैंड, हमारे पास मेमोरी स्वीट ग्लैंड होते हैं, मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड सॉरी। तो वो पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर जो है वो लाई कर रहा होता है ब्रेस्ट का जो एरिया है पूरा। द ब्रेस्ट अंडरगोज 2 bursts ऑफ हार्मोनल मेडिएटेड ग्रोथ, 1 ऑन प्यूबर्टी, 2nd इन प्रेगनेंसी। तो ब्रेस्ट के अंदर एब्रप्ट चेंजेस आती हैं, 2 एब्रप्टली चेंजेस आती हैं 2 सिचुएशंस में, एक तो प्रेगनेंसी के अंदर, दूसरा प्यूबर्टी के स्टेज के अंदर। यूजुअली जो है वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जहाँ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जो है उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अडल्ट में ब्रेस्टिंग या पीरियड्स जो फीमेल्स में होती हैं उसमें चेंजेस आने लग जाती हैं ब्रेस्ट में। प्यूबर्टी की एज में चेंजेस आने लग जाते हैं। इंट्रा यूटेरिन डेवलपमेंट, मतलब 6 वीक्स जो होती हैं वो इंट्रा यूटेरिन लाइफ होती है वूम में, फेटल की फर्टिलाइजेशन एग की, उसके अंदर जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना। उसके बाद चेंजेस आ जाती हैं प्यूबर्टी के एज में, या हार्मोनल चेंजेस आती हैं, पीरियड्स में किसी तरह का जो है वो चेंज आने लगता है, ब्रेस्ट की चेंजेस होने लगती हैं। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के अंदर भी जो है वो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है या स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आने लग जाती हैं। और उसके अलावा जो है वो इन्वोल्यूशन के मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो अंडरगोज मैसिव सेल डेथ एंड टिश्यूज रीमॉडलिंग एज इट रिटर्न्स टू द प्री प्रेगनेंट स्टेट। मतलब जो है वो प्री प्रेगनेंट स्टेट में वापस अगर जो है टिश्यूज़ को जाना होता है तो वो मैसिव सेल डेथ में चले जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और वापस जो है वो प्री प्रेगनेंट स्टेट में वापस जो है वो ब्रेस्ट आने लग जाती है। तो वो भी एक तरह का चेंज ही है, ब्रेस्ट की स्टेजेस के अंदर किसी तरह का चेंज ही है, वो भी चेंज आता है। पोस्ट मीनल एट्रोफी हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर। पोस्ट मीनल एट्रोफी क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो श्रिंकेज कॉज कर देते हैं ब्रेस्ट के टिश्यूज़ की, उसके ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से ब्रेस्ट सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, पूरा का पूरा ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और वो फ्लॉपी सा उसकी अपीयरेंस हो जाती है। अगर एडिशन की बात करें, मैनी वुमेन नोटिस फुलनेस और टेंडरनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ वुमेंस को जो है वो टेंडरनेस या फुलीनेस जो है वो फील होने लग जाती है ब्रेस्ट एरिया के अंदर। तो इसकी बात करें फर्दर इसको जो है आगे लेके जाएँ, तो इट हैज़ ऑलवेज बीन बिलीव दैट द ब्रेस्ट हैज़ 15 to 25 सिक्रेटिंग लॉब्स होते हैं, ईच कंपोज ऑफ वेरी मैनी लोब्यूल्स, ठीक है। सिक्रेटिंग लोब्स होते हैं जहाँ से जो है हार्मोन्स निकलते हैं और सिक्रेशन होने लग जाती है इलेक्ट्रेशन प्रोसेस की, तो वो जो है वो टाइनी लोब्यूल्स पर कॉन्सिस्टेड होता है, ठीक है। ईच लोब्यूल जो है इट्स ऑन डक्ट विद एन ओपनिंग टू द निपल एरिया। निपल एरिया या एरोला कह लो, वहाँ पर हर डक्ट की सेपरेट ओपनिंग होती है एरोला की एरिया पर या निपल एरिया पर, ठीक है। जस्ट प्रॉक्सिमल टू ईच ओपनिंग देयर इज़ वाइडन पोर्शन इन द डक्ट लेक्टिफेरस साइनस। लेक्टिफेरस साइनस में आपको शो करवा दूँ, यहाँ पर ये हमारे पास है लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मल डक्ट्स हैं, ठीक है। वो जो है उनके प्रॉक्सिमली हमारे पास लेक्टिफेरस साइनस मौजूद है, सही। और ये जो साइनस है ये टेम्प्रेरी रिजर्वॉयर फॉर द मिल्क जो है एक्ट कर रहा होता है एज अ टेम्प्रेरी रिजर्वॉयर, मिल्क को सेव कर रहा होता है जैसे ही मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद हम सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं ब्रेस्ट में। यहाँ पर सराउंडिंग जो है वो लूज़ हो जाती है। पिगमेंटेड स्किन की अगर हम बात करें, एरोला या जिसे निपल कहते हैं एरिया होता है, हैज़ मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एज स्मॉल स्वेलिंग नोन एज
मोंटेगोमेरीज ट्यूबरकल्स, ठीक है, दे में इनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। इन दो सिचुएशंस में जो है वो एरिया जो है वो इनलार्ज हो जाता है। देन हमारे पास है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स की अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 ओवरीज होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूटेरस होता है एंड अ वजाइना, ठीक है। ओवरीज की बात करें, ओवरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओवा एंड ऑल्सो सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलस आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, ओवरीज जो है वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं। एट बर्थ ओवरीज कंटेन अबाउट 2 million follicles. By 7 years of age there has been some wastage and weeding out of imperfect cells to reduce the number about 3 legs, a process that continues throughout the life. जैसे ही बर्थ होती है ओवरी 8 बर्थ पर, मतलब जैसे कि फीमेल बेबी है उसकी बर्थ पर जो हमारे पास ओवरीज की जो क्वांटिटी होती है या नंबर कह लो वो 2 million फॉलिकल्स होती हैं बाय 7 years ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ जो है वो वेस्टिंग हो जाती है एंड ब्रीडिंग आउट ऑफ इम्परफेक्ट सेल्स जो है वो शेड हो जाते हैं और नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है 2 million से। नंबर जो है वो ओवम का जो है रिड्यूस हो जाता है ओवरीज का 2 million फॉलिकल्स से डायरेक्ट 3 legs पर, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जो है हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो ओवरीज रिड्यूस हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं या ब्रीडिंग हो जाती है उनकी। फ्रॉम प्यूबर्टी थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव ईयर अ नंबर ऑफ फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, बट यूजुअली ओनली 1 फॉलिकल रिपन्स फुली एवरी मंथ। बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं जिसमें से एक ही फॉलिकल या एग जो है वो मैच्योर होता है, और हर मंथ जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट कर रहे होते हैं जो मैच्योरेशन का फेज़ आता है या फर्टिलाइजेशन का फेज़ आता है उसमें जो है वो एक ही एग जो है वो फर्टिलाइज़ होता है, और अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है और वो फर्दर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है। लेकिन अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो उसके बाद जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चला जाता है और वो शेड होके रिड्यूस जो है वो शेड हो जाती हैं, शेडिंग हो जाती है मेम्ब्रेन की, और एग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं लेयर्स पूरी की पूरी। अच्छा, तो बुक में अगर हम देखें इसी चीज़ को तो बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि एवरी मंथ या आफ्टर ओवुलेशन जो फॉलिकल कोलैप्स कर जाता है, अंडरगोज फर्दर फेज ऑफ डेवलपमेंट टू बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। जो एक मैच्योर हो जाता है वो निकल के चला जाता है ओवरी इनटू पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है, टू बी डायरेक्टेड फिम्ब्रिया इनटू द फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करके चला जाता है। ओवुलेशन के बाद जब फॉलिकल कोलैप्स हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट में जाके वो एक कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि येलो इन अपीयरेंस होता है। इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एंड देन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ऑफ द ओवम डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो 10 दिनों के अंदर अंदर जो वो एग है जो फर्टिलाइज हुआ, जो मैच्योर हुआ है, वो श्रिवल्स कर जाएगा, श्रेड आउट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एनलार्ज हो जाएगा और कंटिन्यू रहेगा टू बी एक्टिव फॉर 4 मंथ, और इट प्रोबेबली देन डीजनरेट, उसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है। Over the year, the initially smooth ovarian surface becomes increasingly wrinkled, puckered, and in women in her late 40s, there are just few hundred follicles left at most. अच्छा, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है वैसे वैसे स्मूथ ओवरियन सरफेस जो है वो रिंकल हो जाती है और उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे लेट 40s में वुमन जो है वो ट्रैवल करती है, लाइक उसकी एज गुजरती चली जाती है, तो वहाँ पर 2 मिलियन से पहले 3 lakhs तक की फॉलिकल्स की क्वांटिटी हो गई है, नंबर हो गए हैं, फिर 3 lakhs से जो है वो कुछ हंड्रेड्स में हो जाती है। लास्ट में लेट 40s में कुछ 100 ही जो है वो फॉलिकल एट मोस्ट रह जाते हैं, और उसके बाद जो है वो फीमेल जब मीनोपॉज में चल जाती है तो किसी तरह का कोई भी ओवम या जो है फॉलिकल प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद हमारे पास हैं फैलोपियन ट्यूब। 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूटेरिन ट्यूब जो कि कनेक्ट करी होती हैं ओवरीज को यूटेरस के साथ। Once in the tube, the ovum is not only propelled but also nourished as it passes along. जब एग जो है या फॉलिकल जब फैलोपियन ट्यूब्स में प्रोपेल होकर आता है तो वहाँ पर सिर्फ जो है वो मतलब जैसे प्रोपेल ही नहीं होता, वहाँ पर उसकी नरिशमेंट भी होती है। तो जो ट्यूबल secretions contain essential ingredients to condition the sperm and ovum for fertilization, a process known as capacitation. एक ट्यूबल सिक्रीशन अकर होने लग जाती है जो कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है
ताकि स्पर्म और ओवम की जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सके, जिसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। अच्छा, देयर इज़ अ कंडीशन जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यहाँ पर भी जिक्र हुआ है बुक में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब होती है? अकर्स when the fertilized ovum is implanted outside the uterine cavity, usually in the fallopian tube। fallopian tube में जब एग जो है वो वहीं पर फर्टिलाइज हो जाता है, वहीं पर उसकी फर्दर ग्रोथ होने लग जाती है और कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो मतलब बेबी की फॉर्मेशन पूरी की पूरी होती ही fallopian ट्यूब में है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूटरस। यूटरस जो है कंसिस्ट होता है फंडस पर, द बॉडी, द इस्थमस एंड द सर्विक्स नेक। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं यूटरस के, डिफरेंट पार्ट्स हैं जिस पर बेस्ड हुआ है पूरा का पूरा यूटरस। तो इसकी बात करें तो पोटेंशियली हॉलो ऑर्गन विद अ थिक मस्कुलर वॉल मायोमेट्रियम लाइंड विद लश हाईली वेस्कुलर एंडोथेलियम whose thickness varies with the menstrual cycle but is approximately 1.5 millimeter। ठीक है, तो यूटरस की बात करें तो हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर बेबी, स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, यूटरस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन इन रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, व्हेन इम्प्लांटेशन जो है वो अगर नहीं होती है तो एग्स या जो फॉलिकल्स होते हैं वो शेड आउट हो जाते हैं इनटू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देन वी हैव आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवन एंडोमीट्रियम जो है उसको हम कहते हैं डेसिडा बिकॉज इट शेड्स फॉलोइंग डिलीवरी। उसके बाद अगर हम बात करें कि these fibers जो है वो manifest unique properties in pregnancy and in labor। in pregnancy they grow and stretch to accommodate the fetus। ठीक है, अगर हम यूटरस के फाइबर्स की बात करें, एंडोमेट्रियम की बात करें, मायोमेट्रियम की बात करें कि इनकी यूनिक जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रेगनेंसी और लेबर में जो है वो हमें क्लियरली नज़र आती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में ये जो लेयर है वो स्ट्रेच होती है, ग्रो करती है ताकि वो फीटस को स्पेस प्रोवाइड कर सके। एंड लेबर जो है दे सिस्टमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, फ्लेक्सिंग ईच टाइम टू लेंथ द लेस देन दे वर बिफोर। तो लेबर पेन में जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो ऑक्सीटोसिन कॉज करवाता है, इनिशिएट करवाता है, तो सिस्टमेटिकली रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब ये रिलैक्स करती हैं टू अ लेंथ, तो वो जो लेंथ है वो पहले से कम होती है दे वर बिफोर। जैसे कि लेंथ मतलब जैसे कम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे ही वो रिलैक्स होता है तो उसकी लेंथ जो है वो पहले से डिक्रीज़ हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेंशन हुई भी है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस यूटरस की, जैसे रिजल्टिंग फॉर एग्जांपल इन यूटरस बीइंग इन टू सेपरेट हाफ्स टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, जिसे हम बाइकॉर्टिनेट यूटरस कहते हैं। ठीक है, बाइकॉर्टिनेट यूटरस या यूटरस डायडिफिलस कहते हैं हम इसे। ठीक है, डायडेल्फाइस आई गेस। ठीक है, फॉर सम इंडिविजुअल दिस में बिकम एविडेंट ओनली इन प्रेगनेंसी और इन लेबर्स, वेयर एज फॉर अदर्स इट मे कंसिडर टू बी रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। जो डायडेल्फाइस यूटरस है जिसके 2 यूटरस होते हैं, 2 वजाइना होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजुअली इस तरह से विजिबल नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग लेबर या प्रेगनेंसी में जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आने लगती है, अल्ट्रासाउंड में भी नज़र आने लगती है कि किस तरह से जो है हमारे पास यूटरस 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 2 सेपरेट यूटरस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी का रीज़न भी बनता है कुछ वुमेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर जो है कुछ लोगों को जो है ये तब भी पता चल जाती है, डायग्नोस हो जाती है डायडेल्फाइस यूटरस जब वो इंटरकोर्स कर रहे होता है, तो जो बहुत ही पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, क्योंकि स्पेस जो है वो वजाइना का वैसे ही नेरो होता है, लेकिन अगर इस तरह की डिफॉर्मिटी होती है, माल फॉर्मेशन हो जाती है कंजेनिटली, तो स्पेस मज़ीद कम हो जाती है, तो वो जो है वो बहुत ही पेनफुल कोर्स होता है। तो हम वहाँ से भी जो है इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। उसके बाद अगर लिगामेंट्स की बात करें, यूटरस को कुछ लिगामेंट्स होल्ड करके रखते हैं। ओवरियन लिगामेंट होता है जो कि ओवरी को यूटरस के साथ होल्ड करके रखता है, अटैच करके रखता है। फिर ब्रॉड लिगामेंट होता है जो कि ओवरी को एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करके रखता है। फिर राउंड लिगामेंट होता है जो फंडस पार्ट होता है यूटरस का, उसका लीविया मेजोरा मसल जो है उसके साथ अटैच करके रखता है, ताकि जो यूटरस है वो एंटीवर्टेड पोजीशन में मतलब उसकी जो शेप है वो मेंटेन रह सके यूटरस के। ठीक है, और उसके बाद कार्डिनल लिगामेंट है, वजाइना और सर्विक्स को जो है वो होल्ड करके रखता है एक साथ। तो जो राउंड लिगामेंट की जो सिग्निफिकेंस है उसकी बात करें तो ये पेनफुल जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है,
ड्यू टू इंक्रीज फोर्स प्लेस्ड ऑन द लिगामेंट बाय एक्सपेंडिंग यूटरस। तो जो राउंड लिगामेंट है वो सोर्स ऑफ पेन कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ होती जाती है, लिगामेंट पर बढ़ता चला जाता है, तो लिगामेंट जो है वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड होता है यूटरस, तो लिगामेंट भी जो है वो स्ट्रेच होता है। तो जैसे लिगामेंट स्ट्रेच होता है, मदर जो है वो पेन फील करती है, और तो उसको जो है वो मतलब साइकोलॉजिकली उसको फील होने लगता है लेबर, लेकिन वो यहाँ से पेन अराइज हो रहा होता है। ठीक है। देन हमारे पास कुछ और सिस्टम भी हैं, जैसे यूरिनरी सिस्टम है, हमारे पास रेक्टम सिस्टम है। तो यूरिनरी सिस्टम या रेक्टम की तरफ हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा काम जो था वो प्रेगनेंसी से ज़्यादातर है। तो प्रेगनेंसी तक हमने जो है इसको स्टडी कर लिया है, और मज़ीद जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन जो है हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मैं बुक का रेफरेंस भी आपको बता देती हूँ, जिसमें मैंने जो है जहाँ से मैंने लेक्चर दिया है, और मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।